हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हों और सेफ हों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन दूंगी उस वीडियो का टाइटल है द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान के बहुत ही स्पेशल गिफ्ट के बारे में टू द पीपल ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के बारे में, जो अपने आप में एक एनिमे मूवी है जो शायद 90s में पैदा हुए या फिर इवन अर्ली 2000 में पैदा हुए हर बच्चे ने एक बार टीवी पर या फिर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं देखी होगी। एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है। रामायण को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था जापानीज एनिमेटर्स ने, इसने इंडियंस की इमेजिनेशन कैप्चर कर ली थी। और 2022 में आपको ये बता दूं, एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है भारत और जापान दोनों के लिए, क्योंकि 2022 में इंडिया और जापान सेलिब्रेट कर रहे हैं 70 ईयर्स ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इस साल आप देखोगे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ये भारत में आएंगे। बहुत से इनके मिनिस्टर्स भी और आएंगे, काफ़ी बातचीत होगी, मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी हो। इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि जापान का जो फिल्म फेस्टिवल है ये भी होगा इंडिया में। अब इस फिल्म फेस्टिवल में एक मूवी है जिसका वेट सब लोग कर रहे हैं, वो है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। होगा यहाँ पर क्या कि इस एनिमे मूवी को रीमास्टर किया जाएगा, मतलब कि 4K में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस मूवी की क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जाएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद ये मूवी रिलीज होगी जापान और भारत दोनों में। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये मूवी सबसे पहले बनी थी 1992 में, मगर उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थिएटर्स में। तो अब जाकर 2022 में फाइनली ये मूवी एक थिएट्रिकल रिलीज देखने वाली है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर 1992 में ये मूवी इंडिया में रिलीज क्यों नहीं हुई थी, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी क्या? तो देखो बताऊंगा आपको इसके बारे में। ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम ने हॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया है। जैक स्नाइडर, जिन्होंने हॉलीवुड में बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज बनाई है, 300 के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी से, एनिमेशन मूवी से इनको बहुत इंस्पिरेशन मिली है और इन्होंने अपनी कई हॉलीवुड मूवीज़ में इस एनिमेशन के सीन की कॉपी किए हैं। ना पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग होती है 1983 में। उस दौरान जापान के एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर यूगो साको ये इंडिया में आए थे और ये काम कर रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री पर। डॉक्यूमेंट्री का नाम था द रामायण रेलिक्स। इस दौरान इन्होंने रामायण पढ़ी और यूगो साको ने खुद यहाँ पर कहा कि रामायण पढ़ने के बाद ये इतना अटैच फील कर रहे थे इस पूरी कहानी से कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक दिन इस पर ये मूवी बनाएंगे। और मूवी भी कौन सी होगी? मूवी होगी एक एनिमे मूवी। अब यहाँ पर आप कहोगे एनिमे क्या होता है? देखो एनिमे आप कह लीजिए जापानीज एनिमेशन को कहते हैं। आज के समय एनिमे की एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1990s में आप कह सकते हैं एनिमे फिर भी काफ़ी हद तक लिमिटेड था, इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड था। तो उस टाइम के हिसाब से इनका जो ये कॉन्सेप्ट था कि रामायण को मैं एनिमे फॉर्म में बनाऊंगा, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और यहाँ पर आप पूछेंगे मगर इन्होंने प्रॉपर ह्यूमन एक्टर्स के साथ एक प्रॉपर मूवी क्यों नहीं बनाई, एनिमे ही क्यों बनाया? इसके पीछे यूगो साको का तर्क ये था, इन्होंने कहा कि मेरी नज़रों में लॉर्ड राम भगवान है और मैं मानता हूं कि भगवान को अगर सबसे बेस्ट तरीके से आपको डिपिक्ट करना है तो एनिमेशन के जरिए ही हो सकता है। एक्टर में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाएगी, ह्यूमन एलिमेंट वहां पे आ जाएगा। एक एनिमेशन से जेन्युइनली आप उस डिवाइन बीइंग के ज़रा करीब जा सकते हैं, ये कहना था यूगो साको का। तो इन्होंने फिर जो ये आइडिया है रामायण एनिमेशन फिल्म का, ये पिच किया इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट को। इनडायरेक्टली डिसाइड किया गया कि दोनों सरकारें फंड करेगी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को, और धीरे धीरे फिर यूगो साको ने इस मूवी की जो कास्टिंग है ये भी स्टार्ट करी। ना यूगो साको ने यहाँ पर डिसाइड तो कर लिया कि ये बनाएंगे रामायण, मगर ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन और जापानीज कोलैबोरेशन चाहिए थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि सारी फिल्म जापानीज लोग ही बनाएं, क्योंकि कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है इस पूरी स्टोरी की, रामायण का हिंदू रिलीजन में क्या महत्व है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है लॉर्ड राम को, इसके बारे में तो देखिए नॉलेज इंडियंस ही इनको देने वाले थे। तो यूगो साको के अंडर बहुत से और डायरेक्टर्स आए, इन्होंने कई और डायरेक्टर्स को लिया। इंडिया के जो बहुत ही फेमस एनिमेशन डायरेक्टर थे राम मोहन साहब, इनको यहाँ पर प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया और धीरे धीरे एक पूरी टीम बनाई गई जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर इंडियन थे, एनिमेशन डायरेक्टर जापानीज थे, आर्ट डायरेक्टर जापानीज थे, कोऑर्डिनेटर इंडियन थे। धीरे धीरे एक पूरी टीम बनी और कई सालों के बाद आप सोचिए 1983-84 में आइडिया आया और करीब 8-9 साल लग गए इस 135 मिनट लॉन्ग एनिमेशन मूवी को बनने में।
मगर अजीब बात देखिए कि ये मूवी दुनिया भर में रिलीज़ हुई, अमेरिका में, जापान में लोगों ने खूब एंजॉय किया, मगर भारत में रिलीज़ नहीं हो पाई। भारत में रिलीज़ इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि देखो 1992 ये साल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था भारत की हिस्ट्री में। ये वो साल था जब राम जन्मभूमि का जो विवाद था बहुत ज़्यादा हाई था, और कई देखिए उस वक्त रिलीजियस संगठन थे। विश्व हिंदू परिषद ने फॉर एग्जांपल ये कह दिया था कि रामायण को एनिमेटेड फॉर्म में नहीं दिखाना चाहिए, इससे रामायण की इंपॉर्टेंस कम होगी। लोगों को बेसिकली डाउट था कि जापानी क्या करेंगे, कौन सी एनीमे मूवी बना देंगे, इससे रामायण की जो इंपॉर्टेंस है कम तो नहीं हो जाएगी। तो घूम फिर के ये डिसाइड किया गया कि इंडिया में जो थिएट्रिकल रिलीज है ये नहीं होगी। बाद में कई सालों के बाद इसको धीरे धीरे टीवी पे दिखाया गया, और टीवी पे देख कर लोगों को पता लगा कि वाह ये तो एक बहुत ही रिमार्केबल पीस ऑफ आर्ट है, और कई लोगों ने इसको एडमायर किया। और आज के समय ये डिसाइड किया गया है जब इंडिया और जापान 70 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने रिलेशंस के, कि इस मूवी को 4K डिजिटल रिमास्टर किया जाएगा। साउंड और इसका जो भी एनिमेशन है बहुत हद तक इसको इम्प्रूव करेंगे, और इसको अब रिलीज़ किया जाएगा जापान और इंडिया दोनों जगह। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये मूवी अब एक ऐसे टाइम में रिलीज़ हो रही है जब दुनिया भर में एनिमे की ओवरऑल जो इज्जत है एज एन इंडस्ट्री ये बहुत बढ़ चुकी है। इज्जत क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि ओवरऑल एनिमे इंडस्ट्री रेवेन्यू बहुत कमा रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने चार्ट है कि हर जो दुनिया भर की मूवी इंडस्ट्री है ये कितना रेवेन्यू कमाती है डॉलर्स में हर साल। बॉलीवुड को आप अगर देखो तो एक साल में रेवेन्यू की मैं बात करूं, मूवीज़ की बात नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ मूवीज़ कौन कितनी प्रोड्यूस करता है, रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो रफली आप कह सकते हैं 21-22 हज़ार करोड़ के आसपास ये कमा लेते हैं रेवेन्यू। हालांकि ये रेवेन्यू उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द $5 बिलियन हो जाएगा। ये सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री बाकी सब ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके कंपैरिजन में हॉलीवुड बहुत ऊपर है, मगर आप देखोगे एनीमे भी बहुत पीछे नहीं है। एनीमे मूवीज़ को भी आप अगर देखो आज के समय $2.3 बिलियन का रेवेन्यू कमा लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लागत बड़ी कम होती है। हॉलीवुड में देख लो या फिर आपको बॉलीवुड में देख लो, आपको अगर एक मूवी बनानी है तो बड़े स्टार को कास्ट करना पड़ेगा, और स्टार भी इन्वेस्टमेंट करता है खुद पर, 6 पैक ऐप बनाता है, इमेज बनाता है। एनीमे में आप देख लो एक कमरे में 4 बंदे बैठते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, और एक बहुत ही रिमार्केबल मूवी बन जाती है, और वो बिलियंस कमाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर आप जानना चाहते हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के इम्पैक्ट के बारे में ऑन हॉलीवुड, तो बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के जैक स्नाइडर, आपको पता होगा इनके बारे में। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इन्होंने बनाई थी, 300 जो मूवी थी 300 वो इन्होंने बनाई थी, स्पार्टा वाली मूवी। इन्होंने ओपनली ये कहा था कि जब मैंने 1992 की जो मूवी देखी थी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, आई फेल इन लव विद दिस मूवी, और मैंने काफ़ी जगह जो सीन्स हैं इस मूवी के ये बोरो भी किए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे जो मूवी है 300, यहाँ पे जो ये सीन है ना ये स्पार्टन्स का, ये एक्चुअली काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सीन फ्रॉम रामायण। और ये एक और सीन यहाँ पे आप देख पाओगे फ्लाइंग चैरियट का जो सीन है हैरी पॉटर मूवी में, ये भी कहा गया है कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम से ही इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है द 1992 रामायण इंस्पायर्ड मोर हॉलीवुड मूवीज देन यू कैन बिलीव, और ये सारे सीन्स के बारे में आपको मिल जाएगा। और ये यहाँ पर आप देख पाओगे, और अभी यही बात चल रही है कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि जैक स्नाइडर एक महाभारत पर भी मूवी बनाए। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूगो साको की जो एक विजन थी जो शुरू हुई 1983 में, उसने कैसे एक ऐसी मूवी बनाई जिसने इंडिया में कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया है, रामायण को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, और इवन हॉलीवुड में भी कई डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया है। तो इस मूवी को हम फाइनली प्रॉपरली सेलिब्रेट करेंगे विद अ थिएट्रिकल रिलीज इन इंडिया। और ये अज्यूम मत कर लेना कि ये अकेली मूवी होगी जिसको हाईलाइट किया जाएगा। 2022 में बहुत सी जापानीज़ मूवीज़ आपको दिखने वाली है भारत में, और मैं ये कहूँगा इट विल बी अ ईयर टू सेलिब्रेट इंडिया जापान रिलेशंस। हाँ, मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको यही बता दूँ कि एक थीम भी दिया गया है इस साल को सेलिब्रेट करने के लिए, और थीम रखा गया है इस साल का बिल्डिंग ए फ्यूचर फॉर आवर सेंटिनरी। सेंटिनरी का क्या मतलब होता है? सेंटिनरी का मतलब होता है 100वीं एनिवर्सरी। तो 30 साल बाद इंडिया जापान कहाँ पे खड़े होंगे उसकी नींव रखी जाएगी इस साल। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी ने अपनी 2022 की जो सेल है 22% ऑफ की सेल ये 2 दिन के लिए कर दी है एक्सटेंड। रीज़न ये है कि बहुत सी डिमांड आई है, बहुत से बच्चे अभी ये भी कह रहे हैं कि उनको और टाइम चाहिए टू अरेंज फाइनेंसेस, उनको चूज़ करने में टाइम लग रहा है। तो 48 आवर्स के लिए ये सेल और चलेगी, और अब ये सेल 5 जनवरी रात 12 बजे हो जाएगी ख़त्म। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज। इस पैकेज में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होती है। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली कोड यूज़ करना है PD10, और 5 तारीख तक
आपको मिलेगा यहाँ पर 22% का डिस्काउंट। पहले मिलता था 10% का, अब मिल रहा है आपको 22% का डिस्काउंट टिल 5th of January। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये था कमाल हो गया कि इतनी बड़ी न्यूज़ कि भैया उसका तो थिएट्रिकल रिलीज़ हो रहा है, 4K में होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। पर आप नहीं जा सकते अब, जो कोरोना की वजह से है कि थिएटर भी मतलब बंद हो रहे हैं, ओपन नहीं होंगे ट्रेडिशनल रामायण। बट अब जो उसका थोड़ा इग्नोर कर दो और उसके बाद बहुत अच्छी है। मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से उनको राक्षस होते हैं, उनको जैसे दिखाना है, उनको जैसे बताना है, मतलब बैट की तरह बनाया हो, उस टाइप में बना दिया, उसको उस तरह की टच दी गई है। मतलब बहुत ही मज़ेदार थी। और अगर थिएटर में जाके देखेंगे तो नथिंग लाइक दिस। और अब तो इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी है आजकल के टाइम में भी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है कि उस समय में जापान में कितनी देर पहले, इतने सालों पहले ऐसी अच्छी चीज़ बनाई थी और अब जाके उसको थियोरेटिकल मिली है। ये उनके लिए कार्टून टाइप की है, पर अच्छा किया। अब जो मतलब जनरेशन आई है, जब जो जनरेशन आ रही है उसको कुछ सीखने को मिलेगा, वरना पीछे वाली तो यही कहती कि ये तो पुरानी पुरानी है। अब जो उसके पूरे आज के टाइम की लुक दी गई है और जो मतलब आज की जनरेशन है उनको हिस्ट्री के बारे में मतलब जानने को कुछ मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। सो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन की वीडियो की अपडेट मिलती है। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।